नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकेत दिए थे कि देश पर अब लक्ष्मी मेहरबान होने वाली है। उनका संकेत थे आज जो आने वाला बजट है उसको लेकर। क्या वास्तव में जो बजट आया है उससे इस देश में लक्ष्मी जी मेहरबान होंगी? क्या बजट आम आदमी के लिए उपयोगी है? इस बजट में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसे समझने के लिए आज हमने भोपाल के जाने माने सीएस अमित जैन जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और उनसे समझते हैं देश के 140 करोड़ लोगों के लिए भारत का ये जो बजट है जो आज पेश हुआ है वो कितना उपयोगी और कितना अनुपयोगी है। ये बजट आम आदमी के लिए कितना है, मध्यम वर्ग के लिए कितना है, व्यवसायी के लिए कैसा है, इन तमाम सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे अमित जी से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, जो बजट आया है इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो आम आदमी जिसको प्रभावित होगा वो आपको क्या लगी है, और उसके बाद मैं आगे की और बातें करूँगा। जी, देखा होगा जैसे सबसे ज़्यादा जो अभी आज चर्चा में है कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा अब आपको इनकम पे। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो एक आम आदमी है, जो एक मध्यम वर्गीय आदमी है, इसको सबसे बड़ी जो एक लाइबिलिटी होती है वो टैक्स लाइबिलिटी। 12 लाख पे लगभग पहले 80,000 रुपये की टैक्स लाइबिलिटी लगती थी। और वो साल का जब 80,000 रुपये बचेगा तो वो अपने फ्यूचर सेविंग के लिए, अपने खर्चे के ऊपर, और जब वो खर्चे करेगा तो वो पैसा भी वापस से इकनॉमी में ही आता है। तो 1 लाख तक की इनकम अब फ्री हो गई है। अब आप किसी भी व्यक्ति की, मान ले परिवार में 4 लोग हैं और 4 लाख रुपए महीने आता है, तो क्या उस परिवार को अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअली हर एसएससी के लिए 1 लाख रुपए पर मंथ की हो गई है। पर अगर 1 लाख से ज़्यादा होती है, मतलब 12 लाख रुपए से ज़्यादा अगर इनकम होती है, तो वो अलग अलग टैक्स स्लैब में ही फॉल करेगा। मतलब 4 लाख रुपए तक नील, 4 से 8 लाख रुपए तक 5%, 8 से 12% पे 10%। तो अगर 12 लाख से इनकम कम है तो नील टैक्स, पर 12 लाख 1,000 भी हुई तो वो टैक्स स्लैब्स के हिसाब से उसके ऊपर इनकम लगेगी। अमित जी, मैंने ये सुना है और मैंने ये पढ़ा और देखा भी है अभी कुछ देर पहले ही, आपके आने से जस्ट पहले, कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, उन्हें 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है और इनकी संख्या पूरे देश में 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। जो हमारे यहाँ ठेले वाला है, खोमचे वाला है, ये है क्या? थोड़ा इसको समझाएंगे, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा मामला है। ये 5 लाख क्या उसको लोन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, कैसे वो पैसा निकाल सकता है, कैसे जमा करेगा, क्या है, थोड़ा समझाएंगे? ये मैं इस बजट में एक विशेष क्रेडिट कार्ड की एक नई योजना है, जिसमें सूक्ष्म उद्योगों के लिए, जो छोटे उद्योग हैं, उन उद्योगों के लिए जिनको अभी तक उद्योग है या व्यवसायी है? व्यवसाय, हर वो व्यवसाय जो उद्यम में रजिस्टर्ड है, सूक्ष्म में आता है, जो माइक्रो में आता है, उनके लिए एक स्कीम है। क्योंकि उनको अभी तक बैंक लोन नहीं देती हैं, क्योंकि छोटा व्यापार है तो उनको लोन नहीं मिलता, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो अपनी प्रॉपर्टी दे के लोन भी नहीं ले पाते, तो अपना बिजनेस बढ़ाएं कैसे। तो उनके लिए सरकार ने एक विशेष क्रेडिट कार्ड लेके आए हैं। उसमें 5 लाख रुपए की लिमिट रहेगी। तो वो अपने माल खरीदने के लिए, व्यापार को थोड़ा बढ़ाने के लिए, उस 5 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड को कभी भी, जैसे दूसरे क्रेडिट कार्ड होते हैं ऐसे ही उनको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा, उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे, अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे और व्यवसाय बढ़ा के वो भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे। मान लीजिए कोई छोटा व्यवसायी है, यदि मान लीजिए ठेले वाला है और उसने 5 लाख तक का क्रेडिट कर लिया और वो चुकाने की स्थिति में नहीं है, फिर क्या होगा? वो सरकार उसको गारंटी देती है बेसिकली। तो सरकार की, वो अगर बैंक का वो क्रेडिट कार्ड जो भी उसने यूज़ किया है, वो अगर वो नहीं चुका पाता है तो सरकार उस बैंक को फंड कर देती है। अच्छा, देश में इस समय सबसे ज़्यादा समस्या से जो जूझ रहा है वो एमएसएमई जूझ रहा है। वो बहुत सारी परेशानियों से जूझता है और वो हमेशा सरकार की ओर देखता है। एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो करीब 7 से 8 करोड़ लोग होंगे मेरे ख्याल है एमएसएमई में रजिस्टर्ड होंगे। उनके लिए सरकार ने क्या किया है? एमएसएमई हमारे या कोई भी डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है, क्योंकि यही छोटे और मध्यम वर्गीय जो व्यवसायी होते हैं, यही देश को आगे बढ़ाते हैं। लार्ज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई के कंट्रीब्यूशन से कम होता है। सो अभी भी लगभग जैसा आपने बताया 7 से 8 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं और इतने ही लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट में होंगे। और लगभग 45% अपने इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो एमएसएमई करता है। जीडीपी में भी लगभग 35 से 40% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई को है। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, पॉवर्टी ख़त्म होना, क्राइम कम होना, सब कुछ अपने आप होता है इसमें। तो इनके लिए जो एक सीजीटीएमएसी स्कीम थी, जो 2014 में पहली बार मोदी जी लेके आए थे, जिसमें बिना कोलेट्रल के, बिना प्रॉपर्टी के 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिलता था, वो बाद में बढ़ा के 2 करोड़ करी गई थी। लास्ट ईयर उसको 5 किया गया था। इस बार अब बिना कोलेट्रल के
एमएसएमई को 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिससे वो अपने व्यापार में वृद्धि कर सकता है, आरएनडी में खर्च कर सकता है, रिसर्च डेवलपमेंट में कर सकता है, नई मशीनरी ला सकता है, नई जगह पे व्यापार कर सकता है, अपना वर्किंग कैपिटल में यूज़ कर सकता है, तो वो कहीं भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो यूज़ कर सकता है। अभी जी आप लंबे समय से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में कई आपके क्लाइंट भी हैं। ये जो 1 करोड़ से जब 5 करोड़ किया गया और 5 से सीधा 10 करोड़ किया है, तो आपको क्या लगता है अनुभव के आधार पर कि इसका भारत की इकोनॉमी पे क्या असर होगा? सर, ये पिछले साल भी 10 करोड़ रुपए की ही डिमांड थी एमएसएमई की। पिछले साल पर 10 करोड़ ना करके 5 करोड़ किया था। 10 करोड़ रुपए तक अगर बिना कोलेट्रल के अगर लोन मिलने लगेगा तो हमारे एमएसएमई में बहुत फास्ट ग्रोथ आएगी, क्योंकि कई एमएसएमई एक लेवल पे रीच करने के बाद रुक जाते हैं, क्योंकि वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, क्योंकि फिर वो उनका कंपटीशन फिर लार्ज वालों से होता है और उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनके पास होता नहीं है। सो ये अगर आपने इसमें हाइब्रिड मॉडल भी है कि अगर मान लीजिए आपके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपको लोन 15 करोड़ का चाहिए, तो 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी लगा दी आपने और 10 करोड़ रुपए का सीजीटीएमएससी स्कीम में करके कर लिया। सो इससे आप काफ़ी बिजनेस को बढ़ावा मिलता है इससे, और बिजनेस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता ही बढ़ता है। अभी एक बात हो रही है, क्योंकि अपने इस कार्यक्रम को केवल व्यवसायी नहीं आम आदमी सुन रहे हैं, तो मैं एक आम आदमी का सवाल यह है कि इस बजट में उसे क्या महंगा मिलेगा और क्या सस्ता, मोटे तौर पे जो आपकी जानकारी में। सर, महंगा सस्ते की तो लिस्ट अपने पास आई जा रही है, पर बेसिकली फिर अगेन वही कि जैसे मोबाइल्स की कैपिटल गुड्स के लिए उन्होंने कर दिया, ईवीज़ के लिए उन्होंने कर दिया, क्योंकि आज हम अगर हम ईवी इतना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो इतना आगे बढ़ने वाला है, और उसकी जो कैपिटल गुड्स है, जो मशीनरीज आती हैं, उन पे जो ड्यूटी लगती थी वो उन्होंने अभी काफ़ी नील कर दी है। आम आदमी के लिए अपन गए तो बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारी मेडिसिन जो पहले महंगे होते थे, जिन पे कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो बहुत सारी कुछ 36 तरह की जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स हटा दिया है। हटा ही दिया है, बिल्कुल हटा दिया है। तो वो भी उनको अब सस्ती मिलेंगी जो पहले से मिलती थी। जैसे पहले आपने देखा होगा कि जब हार्ट का कुछ स्टंट डलता था तो स्टंट बड़े महंगे महंगे आया करते थे, फिर बाद में उसकी प्राइस जो पहले 1.5-2 लाख रुपए के आते थे वो अब 25,000 रुपये में मिल जाते हैं, क्योंकि सरकार ने उस पर भी ड्यूटी कम कर दी है। तो ये जीवन रक्षक दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें, तो उन आम आदमी को पैसा हाथ में ज़्यादा बचेगा क्योंकि टैक्स अब कम लगेगा, और कुछ ऐसे जो खर्चे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, उससे उनको पैसा खर्च करने के लिए भी ज़्यादा मिलेगा। अमित जी, आप कह रहे हो डाटा सस्ता हो गया, लेकिन आटा कब सस्ता होगा? आटा तो ऑटोमेटिकली जब चीज़ें क्या होता है सर, अब उसमें भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर हम एमएसपी इतना बढ़ा के रख देंगे तो गेहूं जब महंगा हो जाएगा तो फिर उससे आटा बनना भी महंगा हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये फ्री बीज जो मिलते हैं ये सब इलेक्शंस में जो होते हैं, इससे अल्टीमेटली आम आदमी को नुकसान ही होता है। उसको लगता है कोई चीज़ उसको फ्री में मिल गई है, पर उससे इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। जो मेरा काम महीने भर 10,000 रुपये में मेरा काम हो सकता था, पर क्योंकि वो मुफ्त में चीज़ें बटी, उसका असर अल्टीमेटली टैक्स पेयर के पास ही आता है और वो इन्फ्लेशन बढ़ा देता है। तो वो जो 10,000 रुपये में मेरा महीने का खर्चा चलता था वो मेरा 12,000 रुपये में चलेगा, तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मेरे जाने ही लगे। तो ये फ्री बीज तो बहुत खतरनाक चीज़ है। ये बताइए कि फ्री बीज को लेकर पिछले 1 महीने से सभी बैंक ऐसे चेता रही है, तमाम वित्तीय संस्थाएं चेतावनी दे रही है। कई राज्यों को का जो कर्ज है वो बेहद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओवर हो गया है। इसके बाद भी इस मुद्दे पर सरकार विचार करने को तैयार क्यों नहीं है? क्या हम केवल वोट की राजनीति में ही उलझे रहेंगे या इस देश की आर्थिक व्यवस्था पे वाकई कभी चिंतन हो पाएगा? मैं एज ए सीए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए सर, इस पर चिंतन होना चाहिए, और आम आदमी को भी जिसको इसके बेनिफिट मिल रहे हैं, जो बहुत खुशी खुशी लेके उनको वोट देती है, उनको भी इस चीज़ को नकारना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि फ्रीबीज बांटने से वोट नहीं मिलते हैं। और हम फ्रीबीज नहीं भी बांटेंगे, पर अच्छा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, तो शायद हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। अमित जी, आपने अपने सीए कार्यकाल में लगभग 15 से 20 बजट देखे होंगे। इस बजट को आप किस रूप में देखेंगे, प्लस माइनस? और यदि प्लस माइनस है तो कौन से प्लस कौन से माइनस? मैं यदि कहूँ कि आम आदमी को समझाएं इस बजट को लेकर, तो आप कैसे समझाएंगे? सर, संतुलित है। जैसे हर बार ही होता है, चीज़ें हमेशा बजट को देखने का तरीका, मैंने शायद पहले भी कहा है कि सरकार खर्चा कितना कर रही है उससे फ़र्क पड़ता है, ना कि फ्री में क्या दे रही है। मतलब इनकम टैक्स स्लैब्स क्या थे, इनकम टैक्स स्लैब्स को ऊपर नीचे करने में बहुत चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती, पर अगर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, एग्री सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, जैसे इस बार सीटें बढ़ाई हैं एमबीबीएस की, आईआईटीज़ की, तो इनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर खर्चा ज़्यादा करेगी सरकार
तो ऑटोमेटिकली अगर मुझे मेरे घर से ऑफिस जाने में 1 लीटर पेट्रोल लगता है, और अगर मेरा रोड ख़राब होगा तो मुझे 1 की जगह 1.5 लीटर लगेगा, और अगर मेरे यहाँ का रोड अच्छा होगा तो मुझे हो सकता है 1 लीटर की जगह 15 लीटर में ही मेरा ऑफिस पहुँच जाऊँ। तो अल्टीमेटली वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सब चीज़ें अच्छी होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली हम सबके हाथ में पैसा बचेगा ही बचेगा। तो हमें टैक्स ज़्यादा भी दें या कम दें, उससे कम फ़र्क पड़ता है। कितना खर्चा कर रही है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे देश के ऊपर, उससे ही इम्पैक्ट होता है। कि तो इसमें काफ़ी उन्होंने फ़ंड निकाला है, फंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, जॉब बढ़ाने के लिए जो उन्होंने पैसा निकाला है, इन सब से इम्पैक्ट दिखेगा अपने आने वाले सालों में। तो ऐसे देखें तो बजट लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस बजट से जो सबसे बड़ी समस्या देश की है, जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, रोजगार की समस्या, आपको लगता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट तो सर डे बाय डे वैसे भी बढ़ ही रहा है। इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग अब ग्लोबल होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इस बार स्पेशली पहली बार एक इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए हैं जिसमें एक्सपोर्ट ही बढ़ाना है, इनको ग्लोबल बिजनेस को बढ़ावा देना है। उसके लिए उन्होंने एक इकोनॉमिक पॉलिसी भी लेके आए। तो अगर हम ग्लोबली बिजनेस ज़्यादा करेंगे तो अपने आप चीज़ें बहुत अच्छी होती आएंगी देश के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत बेनिफिट होगा। अभी मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था सर, उसमें मैं पढ़ रहा था कि हम 1st सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक, 7 सदियों तक, 700 साल तक पूरे दुनिया की 1/3 इकनॉमी जो थी वो भारत देश की थी, जो 18th सेंचुरी आते आते कम हो गई। और ये जितने भी अंग्रेज और जो दूसरे देश के लोग आते थे वो सिर्फ इसलिए आते थे कि हम लोग सही में सोने की चिड़िया थे। फिर इन्होंने देखा कि हम सोने की चिड़िया हैं और हम लोगों का माइंडसेट ही वो है। हम लोग उस ज़माने में पहली सदी में साल में 3-3 खेती करते थे, जो आज 1 या 2 कर पाते। तो हुआ ये कि उन्होंने अब एक नौकरशाही वाला जो एक एटीट्यूड डाल दिया कि सिर्फ नौकरी बढ़ने से ही काम होता है। उस एटीट्यूड की वजह से हमारा देश पीछे हो गया। अगर हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा करेंगे, अगर हम व्यवसाय पैदा करेंगे, तो वो खुद को तो एम्प्लॉयमेंट देते ही देता है, वो साथ में कुछ लोगों को और भी एम्प्लॉयमेंट देता है। तो ये एजुकेशन वापस जो हमें गुरुकुलों में मिला करती थी पहली सदी से 7वीं सदी तक, जिससे हम कहीं नौकरी करने या नौकर बनने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं होते थे, हम नौकरी देने के लिए ज़्यादा इच्छुक होते थे। उस एटीट्यूड को वापस लेके आना पड़ेगा, तो शायद चीज़ें अपने आप बहुत अच्छे से हो जाएंगी और हमें सरकार की ओर ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अमित जी, मैं बजट से इतर 2 कुछ जानकारियां, चूंकि आप मेरे स्टूडियो में हैं और आपका लाभ लेके पूछना चाहता हूं, और आम आदमी भी ये समझना चाहता है। बिल्कुल बजट से अलग हटके मैं पूछ रहा हूं, सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आज 84 की क्रॉस कर गया है। आम आदमी समझना चाहता है कि इसका कारण क्या है, सोना एकदम से छलांग क्यों मार रहा है? नहीं, सोने के दाम बढ़ने के तो सोना तो हमेशा से ही देखा है अपन ने, बढ़ते ही आया है। क्योंकि ये अचानक छलांग लगा रहा है ना। इंडिया में एक्चुअली अचानक का तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये तो इकनॉमी में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। अभी क्योंकि शेयर मार्केट जब डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली लोगों को अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट सोना दिखता है। तो पिछले कुछ दिनों से क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा बहुत स्टेबल नहीं चल रहा है, तो लोग अपना पैसा सोने में भी डाल रहे हैं। तो एक रीज़न यही हो सकता है। बाकी सोने का मूवमेंट तो हमारे कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, और हम इंडियंस कंजम्पशन बहुत करते हैं, सोना सिर्फ खरीदते हैं, बेचते नहीं हैं। और दूसरा सवाल मेरा है कि अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, अप्रवासियों को बाहर करना, एम्प्लॉयमेंट अपने लोगों को देना, भारतीयों को लेके जिस तरह का रोज समाचार आ रहे हैं, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो शेयर मार्केट है वो भी बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो क्या वाकई अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उससे इस साल भारत को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है? बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है सर, क्योंकि हमारे जो अभी जिनके नए राष्ट्रपति आए ट्रम्प, वो खुद भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो वो अपने देश में बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पर उसके बाद भी हम देखेंगे कि 80% ऑफ द वर्ल्ड CEO, अभी एक न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था मैंने हफ्ते 10 दिन पहले, कि US में, UK में 80% ऑफ द वर्ल्ड CEO जो हैं वो इंडियंस हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं। सो हमारा जो ब्रेन है वो तो पूरे वर्ल्ड में सबको लेना ही पड़ेगा। इतना जो इंडियंस का ब्रेन है वो इतना अच्छा है कि वो कहीं ना कहीं लेंगे। हाँ, जो छोटे एम्प्लॉयमेंट हैं वो शायद कुछ कम हो, पर फिर भी लॉन्ग टर्म में तो हमारा ब्रेन की बहुत वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में। तो वो तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई हमें बाहर नहीं निकाल सकता, कोई हमें कर नहीं सकता, हमें तो वो करेंगे ही करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये भोपाल के जाने माने और युवा CS बहुत सकारात्मक आज उन्होंने जो कहा है, उन्होंने 2-3 चीज़ें कही हैं। एक, जो
मोदी जी ने जो चिंता की है वो उन दुकानदारों की चिंता की है, खोमचे वालों की, ठेले वालों की, छोटा जो माइक्रो लेवल का व्यवसाय करते हैं उनको 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड देना। ये एक बहुत बड़ा फैसला इसलिए है कि हो सकता है उसमें से मान लीजिए आज की तारीख में 10 से 15 करोड़ उनकी संख्या हो सकती है। यदि ये लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे तो इस देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड, और दूसरा एमएसएमई को जिस तरह आधार दिया गया है, जिस तरह 10 करोड़ तक का लोन बगैर किसी गारंटी के देने की बात की गई है, ये 2 बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। और तीसरा, उन्होंने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। ये 3 क्रांतिकारी निर्णय इस बार सीएस आपको लगते हैं हमारे अमित जी को कि निश्चित तौर पे इससे भारत की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और ये जो बजट है निर्मला सीतारमण जी का, ये बजट संतुलित है, अच्छा बजट है। आज हम कह सकते हैं कि इस समय भारत के हित में जो बजट है भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने वाला बजट है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।